नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप द पंचायत देख रहे हैं। इस वक्त हम लोग गोरखपुर में हैं और गोरखपुर में एक डायनेमिक एसपी कह सकते हैं और रॉबिन हुड टाइप के कि तमाम यहाँ के मुद्दों को लेकर के जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। सोनम कुमार आईपीएस सिटी एसपी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कुछ सवालात रहेंगे हम लोगों के, लेकिन थोड़ा सा कैजुअल होकर हम लोग बातचीत करेंगे और शुरुआत आपका बैच 2016 का है, वहीं से शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियर अचानक से इस फील्ड में आने का क्या मकसद है? ये देखिए, मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा है और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की थी। तो उसके बाद मैं एक अमेरिकन कंपनी में काम करता था। हम लोग ड्राइवरलेस कार और ये सब के प्रोसेसर डिज़ाइन करते थे। तो वहाँ काम काफ़ी अच्छा था, हम लोग कर भी रहे थे और वो भी समाज का ही कार्य था। बिल्कुल, मानव जाति को आगे बढ़ाने का ही कार्य था। परंतु यहाँ जो प्लेटफॉर्म मिलता है आपको सिविल सर्विसेज करने के बाद, आईएएस या आईपीएस बनने के बाद, वो एक अलग ही प्लेटफॉर्म है और आप ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों को बदल सकते हैं। यह सोच करके फिर हमने ये निर्णय लिया कि नहीं, यूपीएससी की तैयारी की जाए। अच्छा, यूपीएससी में आने को तो चलिए ठीक है, आ गए, लेकिन करियर, वो बाहर का दौर, हो सके तो आप विदेशों में या फिर तमाम चीज़ें, वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। फिर वहाँ से इधर एकदम शिफ्ट होना, कभी लगता नहीं है कि मतलब काश उधर ही रहते या फिर? नहीं, देखिए, मैं ऐसा था कि हमारी कंपनी अमेरिकन कंपनी थी और विश्व के हर देश में उसके सेंटर थे। जापान से लेके इजराइल, जर्मनी, हर जगह सेंटर थे। सभी तरह के कल्चर के लोगों के साथ हमने काम किया, तो उनसे जो भी सीखने को मिला वो हम यहाँ उसका उपयोग कर रहे हैं। अगर हम उसी क्षेत्र में मैं रहता, मैं सोचता हूँ कई बार कि अगर मैं वहाँ रहता तो यहाँ से बेहतर तो नहीं ही रहता, क्योंकि जो मैंने सीखा है वहाँ पे उसको मैं अगर अपने लोग हैं, अपने जो देश के लोग हैं, अपने, जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, नालंदा से, यूपी में अभी कार्य कर रहा हूँ, तो यहाँ के जो यूपी बिहार के जो लोग हैं, इन लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ, तो वो सोच करके मुझे लगता है कि ये बेहतर है। अच्छा, सॉफ्टवेयर वाला प्रेम आपका अभी खत्म हुआ नहीं है? हाँ, नहीं, एक्चुअली मैं हार्डवेयर में था, हम लोग प्रोसेसर डिज़ाइन करते थे, पर कॉलेज के टाइम से ही सॉफ्टवेयर पे भी मैं कार्य करता रहता हूँ। तो वो रहता है जहाँ भी मुझे लगता है कि जो हमारा सिस्टम है, पुलिस का जो सिस्टम है, वो जैसे कागज़ों में चलता है। हालांकि अब व्हाट्सएप वगैरह लोग यूज़ करते हैं हम लोग और जल्द से जल्द कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सब बदली जा सकती हैं और अगर हम पुलिस को अंदर से बदलेंगे तो समाज के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि उनको डिलीवरी अच्छी मिलेगी। डायनेमिक ड्यूटी मैनेजमेंट एक सॉफ्टवेयर आपने शुरू किया है, फिर से एक नया कार्यक्रम। कैसे मैनेज हो रहा है इसको और शुरू करने का मतलब क्या आपको बदलाव के लिए लग रहा था कि हाँ जरूरी है? देखिए, इसका जो परिप्रेक्ष्य रहा है वो खास करके क्योंकि मैं अभी सीएम सिटी में हूँ, यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा विजिट्स होती हैं अलग अलग तरह के, मतलब जैसे कि मुख्यमंत्री जी के भी होते हैं, पर उसके अलावा बहुत अलग भी जो राजनीतिक हैं या कई बार जो कल्चरल, मतलब हमारे जो नेता हैं, उन सब के भी विजिट होते हैं यहाँ पे। तो उन सब के लिए हम लोगों को जो पुलिस, क्योंकि पुलिस के जो रिसोर्सेज हैं वो सीमित रहती हैं हमेशा, तो उसको मैनेज करना है। बेसिकली पुलिसिंग इज़ ऑल अबाउट कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है और साथ में जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है। तो जो इसको मैनेज करने के लिए हमने सॉफ्टवेयर बनाया है इसका, और जो सीमित रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं पुलिस की, उसी को कैसे हम एफिशिएंटली यूज़ करें। मतलब एक ही व्यक्ति है या एक ही सामान है, उसको कैसे ऐसा यूज़ करें कि मैक्सिमम आउटपुट मिले। कैसे काम करते हैं ये सॉफ्टवेयर, थोड़ा सा इसके बारे में? इस सॉफ्टवेयर में बेसिकली हम ये करते हैं कि देखिए, जब भी कोई भी जैसे मान लीजिए माननीय राष्ट्रपति महोदय आए थे पिछले महीने, तो उसमें ऐसा होता है कि हम बाहर के ज़िलों के भी गाड़ियाँ होती हैं, बाहर के ज़िलों के आरटी सेट होते हैं, हैंड सेट होता है, बाइनोकुलर होते हैं, कई तरह के जो लॉजिस्टिक चीज़ें हैं। उसके अतिरिक्त मैन पावर भी अलग अलग जगह से आते हैं, कई आईपीएस अधिकारी भी आते हैं इसमें। तो उनको ये कहाँ यूज़ करना है, एफिशिएंटली यूज़ करना है, उसके लिए इस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। इसमें पूरी प्लानिंग की जाती है एक कि कैसे कैसे कहाँ पे लगेंगी, कौन सी चीज़ें लगेंगी और कहाँ पे लोग लगेंगे, और फिर उनको कैसे बदलना है। क्योंकि अचानक से कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि आपको मतलब बहुत ही कम समय में रीडिप्लॉय करना पड़ते हैं लोग या सामान को। तो उसके लिए व्यवस्था सही रहती है। हम लोग इसमें जियो टैगिंग करते हैं, जहाँ जहाँ पे भी संभावना होती है जियो टैग करके पहले ही उसको गूगल मैप पे रख लेते हैं हम लोग, और एक ऐप हमने बना करके हर एक पुलिसकर्मी को दे दिया जाता है
तो उस ऐप के जरिए उसको पता चल जाता है उसे करना क्या है और कहाँ जाना है। तो क्या ये जो एप्लीकेशन है ये उसी वक्त यूज़ होता है जब कोई बड़े अधिकारी आ रहे हैं, या फिर रेगुलर क्रम में भी इसका नहीं, इस्तेमाल हो रहा यहाँ है? रेगुलर यूज़ होता है इसका। पर जब बाहर से, क्योंकि देखिए रेगुलर इसमें ऐसा है कि जो जनपद के फोर्स है उनको पता है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, परंतु जो बाहर से आ रहे हैं उनको जनपद के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है उस समय पर, परंतु उसको रेगुलरली भी यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा अपने बारे में, गांव के बारे में, जहाँ से आप आते हैं, बिहार के बारे में, उसके बाद से बिहार में भी एक लंबा वक्त आपने गुजारा होगा, दिल्ली में भी, और अब यूपी में हैं आप, कितना फ़र्क नज़र आता है? शुरू से एक बार बातचीत करते हैं उस पर। ये बिहार में मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे वो भी सीएम का गढ़ है। हाँ, वो कोलावा गांव है मेरा, हाँ। वहीं से मैं हूँ। और मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी दोनों इंजीनियर थे, दोनों गांव में थे। मेरे दादाजी किसान थे वहाँ, तो उन्होंने पूरी मेहनत, मतलब पूरे अपने सब कुछ, वो है पिताजी और मेरे चाचा जी की पढ़ाई में लगा दी। तो वहाँ से दोनों ने इंजीनियरिंग करी। मेरे पिताजी सिविल इंजीनियर हैं और मेरे जो चाचा जी हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। सरकारी प्राइवेट? सरकारी में थे। मेरे पिताजी फिर उन्होंने पटना में भी कार्य किया है, गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन में काम किया था उन्होंने। उसके बाद दिल्ली में सेंट्रल वाटर कमीशन में काम किया था, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज में। बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में भी उन्होंने कार्य किया। फिर दिल्ली से ही वो रिटायर हुए थे। तो मेरा जो एजुकेशन है वो दिल्ली में ही हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय से ही मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी। फिर वहीं से कैंपस प्लेसमेंट हुआ था और फिर जॉब लगी थी मेरे। कब तक जॉब करते रहे? वो पीरियड कौन सा था? ये मैं 2008 से लेकर 2014 तक जॉब करता रहा था। जॉब करते और यूपीएससी की तैयारी मैंने 2013 में दिया था पहली बार। तो उसमें मेरा जॉब के साथ ही मतलब सिलेक्शन हो गया था। तो फिर मैंने जॉब छोड़ करके फुल टाइम तैयारी की थी, तो उसमें आईपीएस मिला था। पहली बार में ही सिलेक्शन हो गया था? पहली बार में मेरा मेंस क्लियर हुआ था, बट इंटरव्यू भी अच्छा हुआ था, पर मतलब वो नहीं मिला था। मैं आईएएस आईपीएस जो चाह रहा था वो नहीं मिला था। तो मैंने नौकरी छोड़ दी। फिर पूरी 1 साल की मैंने मेहनत करी, तो उस अटेम्प्ट में फिर मुझे आईपीएस मिल गया था। कौन सा नंबर था? रैंकिंग क्या थी? रैंकिंग तो 626 थी मेरी रैंक। आईएएस या आईपीएस? आईपीएस आईपीएस ही चाहिए था। आईएएस का नहीं, मैं एक्चुअली आईएएस या आईपीएस दोनों में से कुछ भी मिल जाता। मतलब बचपन से, जैसे बिहार में जो लोग पढ़ते हैं उनका ये रहता है कि या तो आईएएस बनना है या तो आईपीएस बनना है। हाँ, तो वो दिमाग में रहता था। जो बचपन में और नहीं बन पाए तो डॉक्टर इंजीनियर तो बनेगा ही बनेगा। इंजीनियरिंग तो चल अपने शौक से ही की थी, बट आईपीएस भी हो गए। शादी हो गई है आपकी? हाँ, शादी हो गई। बच्चे वगैरह? नहीं, अभी तो अभी नहीं, हाल ही में हुई है। अच्छा, योगी जी आ रहे हैं आज। सीएम का सिटी है, मुश्किलात बहुत सारे होते होंगे, कुछ ना कुछ रहता ही रहता है। वैसी स्थिति में कैसे मैनेज कर रहे हैं आप ये पूरे सिटी को? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जब यहाँ पे दौरा होता है, प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो प्रेशर ज़्यादा रहता है, क्योंकि आपको वो भी देखना होता है कि उनका जो दौरा है वो ठीक से हो। परंतु इसके अतिरिक्त जो बाकी काम है उसको हम रोकते नहीं हैं। जैसे जो भी क्राइम पे कार्य हो रहा है या जो भी विवेचनाएं हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ें पैरेलली चलती रहती हैं। तो ये चैलेंज मेन रहता है कि दोनों चीज़ें होनी है साथ में। जैसे आज ही एक बीट पुलिस ऑफिसर्स की मीटिंग कराई गई है और उन्हें अपराधियों के सत्यापन के लिए भेजा गया। तो इसलिए इसी में जो डायनेमिक ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला सिस्टम है उसका यही प्रयोग है कि हर व्यक्ति जो है वो मैक्सिमम अपना आउटपुट दे पाए। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक काम करेंगे दूसरा छोड़ देंगे तो वो ठीक नहीं रहता है। आपको लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है, आपको क्राइम भी कंट्रोल करना है, आपको क्राइम को प्रिवेंट भी करना है। अगर इतना करने के बाद भी क्राइम हो जाता है तो उसे वर्कआउट भी करना है। तो ये सारी चीज़ें पैरेलली होनी चाहिए। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कौन सा व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है और वो कितना कर पा रहा है उसको, क्योंकि उसी हिसाब से उसकी रेटिंग भी होगी, उसी हिसाब से ये भी निर्णय होगा कि साल के अंत में जब वो बताएगा कि उसने कितना कार्य किया, उसने क्या किया। अच्छा, एक व्यक्तिगत सवाल है, वो इस तरीके से है कि काफ़ी एक लंबा वक्त मुझे भी पत्रकारिता में हो गया। कई सारे राज्यों में हम लोगों ने स्टोरीज़ की, ग्राउंड स्टोरीज़ पे ज़्यादा फोकस रहा। कई बार पुलिसिंग के पूरे सिस्टम पे, वर्किंग सिस्टम पे सवाल खड़े होते हैं। गोरखपुर भी उससे अछूता नहीं है और यहाँ के और भी कई सारे ज़िले हैं। जो ज़मीनी स्तर पे क्राइम हो रहा है या फिर लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, क्या एक आईपीएस अफसर जो एक पूरे ज़िले को कंट्रोल कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को,
तो वैसी स्थिति में क्या वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाता है, या फिर क्या वो अंतिम व्यक्ति आपके पास पहुंच पाता है? ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि तमाम लोकल स्तर के आप थानों को देख लीजिए, समस्याएं हैं, आप इससे डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास वो सारे प्रूफ्स होते हैं, आप भली बात ही इन सारी चीज़ों को जानते हैं। कैसे उसको मैनेज होता है, और उसमें क्या अभी भी आपको पुलिसिंग में मुझे लगता है कि बदलाव करने की ज़रूरत हो सकती है? हाँ, ये जो लास्ट मैन तक जो पहुंचने वाली बात है, इसमें कई बार कमियां हो जाती हैं, क्योंकि वो सबसे पहले जो भी वादी होता है वो थाने पे पहुंचता है। अगर थाने पे उसकी बात नहीं सुनी जाती तो वो सीओ के पास आता है, उसके बाद वो एडिशनल एसपी के पास आता है, एसपी के पास आता है, फिर आईजी, डीआईजी। लेकिन गोरखपुर में एक जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि क्योंकि ये सीएम सिटी है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं यहाँ पे रहते हैं, तो अगर इतने सारे चैनल होने के बाद भी किसी की सुनवाई नहीं होती है तो जनता दर्शन में उसकी बात ज़रूर सुनी जाती है। तो मुख्यमंत्री जब भी यहाँ आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, वो सुबह 6:30 बजे के आसपास जनता दर्शन प्रारंभ होता है। 2 घंटे मुख्यमंत्री जी सबके एप्लीकेशन स्वयं अपने हाथ से लेते हैं और फिर वो मार्क किया जाता है। तो वहाँ पे ये मतलब गोरखपुर सिटी में ये समस्या नहीं रहती है। गोरखपुर के बाहर जहाँ पे और ज़िले हैं वहाँ ऐसी समस्या हो सकती है, और उसका भी सोल्यूशन जो है वो है। जैसे हमारे पास एक IGRS का सिस्टम है, इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्यूसल सिस्टम, या फिर हमारे पास यूपी कॉप ऐप है, उसमें आप घर बैठे FIR कर सकते हैं। EFIR की व्यवस्था है। जैसे आज ही 2-3 EFIR हुए हैं, अगर किसी ने उनकी बात नहीं सुनी है तो व्यक्ति स्वयं अपना FIR लॉन्च कर सकता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं, उनको हम लोग लागू भी कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जनता में अवेयरनेस बनाया जाए। ये सिस्टम उनके पास है, उनको यूज़ करें। अगर वो करेंगे, जितना भी करेंगे, उससे उनको मदद मिलेगी और हमें भी मदद मिलेगी, क्योंकि आखिरी व्यक्ति तक अगर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वो इन टेक्नोलॉजिकल जो सिस्टम्स बनाए गए हैं इसको यूज़ करके हम तक पहुंच सकते हैं। मुरादाबाद में भी थे आप? मैं मुरादाबाद में था। वहाँ पे आपने जो रजिस्टर है उसको आपने ऑनलाइन कर दिया है, सब कोई देख सकता है। ये सिस्टम क्या हर जगह नहीं होना चाहिए? यहाँ पे हो चुका कि नहीं? हाँ, यहाँ पर भी है। उसमें असल में 2 चीज़ें थी। पुलिस लाइन में एक तो हमने GD को ऑनलाइन किया था, जनरल डायरी होती है, वो समझिए कि पुलिस का बाइबल होता है। जो भी आपने जनरल डायरी में लिख दिया वही कोर्ट भी मानती है उस चीज़ को, तो उसको हमने ऑनलाइन कर दिया था ताकि उससे कोई छेड़छाड़ न कर सके। दूसरा हमने क्या किया था कि बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया था। जैसे प्राइवेट कंपनी में जहाँ मैं काम करता था वहाँ हमारा बायोमेट्रिक सिस्टम होता था, उसमें अपना अंगूठा लगाते थे और टाइम नोट हो जाता, कितने बजे आप ऑफिस आए हैं, कितने घंटे आपने काम किया है। तो हमने कहा कि पुलिस में भी ऐसी व्यवस्था क्यों ना हो, क्योंकि जो पुलिस वाला है वो भी काम करे। तो ये व्यवस्था बनाई थी और अभी हमने यहाँ भी प्रारंभ किया है। अभी गोरखनाथ मंदिर में बायोमेट्रिक सिस्टम लगा दिया गया है और पुलिस ऑफिस में भी लगाया जा रहा है, पुलिस लाइन में भी लगाया जा रहा है। गोरखपुर मंदिर में क्यों? गोरखनाथ मंदिर में हमने लगाया है क्योंकि वहाँ मंदिर की सुरक्षा के लिए जो फोर्स है उनका अटेंडेंस हो जाएगा। इस तरह से पुलिस ऑफिस जहाँ भी हम बैठे हैं यहाँ पर भी हम लगा रहे हैं और पुलिस लाइंस में लगा रहे हैं। पुलिस लाइंस तो पूरे जो जनपद है उसकी सारी फोर्स जो है उसका एक नोडल पॉइंट होता है। जो डिसिप्लिन होता है जिले का वो पुलिस लाइन से ही शुरू होता है। तो हमने वहाँ भी लगाया है इसको। आप जनता के लिए कितने एक्सेसिबल हैं? देखिए, जनता के लिए हम लोग 24 घंटे एक्सेसिबल हैं। तो फ़ोन पे तो हमेशा रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं। इसके अतिरिक्त हमने यहाँ एक नई व्यवस्था प्रारंभ की, पुलिस चौपाल। पुलिस चौपाल में पूरी रात जो है शाम के 5 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जितने भी गेजेटेड ऑफिसर हैं वो एक थाने पे रहते हैं और उस समय कोई भी जनता का व्यक्ति आके अपनी समस्या उन्हें बता सकता है। तो लगभग आप इसको जोड़ लें 14 घंटे लगातार जो है हर हफ्ते एक दिन जो है पुलिस जो है जनता के लिए उपलब्ध रहती है। उस समय कभी भी आप आ सकते हैं और बात कर सकते हैं। चलिए, अच्छी चर्चा रही। आपका भी समय कम है तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। शुक्रिया।